नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के पहले माना जा रहा था कि यह गठबंधन यूपी में बीजेपी का सफाया कर देगा, लेकिन राष्ट्रवाद और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने इस गठबंधन के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और बीजेपी ने 62 सीटें जीती। अब 2024 का चुनाव सर पर है। बीजेपी की लहर के बीच विपक्षी एकता दिखाई देने लगी है। हाल ही में मायावती ने अपना रुख सपा के लिए काफी नरम कर दिया है। कई बार वो सपा और अखिलेश यादव के लिए स्टैंड लेती नजर आई हैं। वहीं सपा भी कई बार मायावती के लिए सॉफ्ट होती दिखाई दी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में बुआ और बबुआ की जोड़ी फिर साथ आएगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इस जोड़ी के आने से अपनी क्या रणनीति बना रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और बसपा फिर साथ आएगी, ऐसा क्यों? देखिए, सपा और बसपा के साथ आना मजबूरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2014, 2017, 2019, अब 2024, ये सारी स्थितियों को देखें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों की एकता हुई। 2014-2019 में जब लोकसभा चुनाव होना था तो उस समय इससे पहले यूपी का विधानसभा चुनाव हो चुका था। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब उससे मायावती और अखिलेश यादव दोनों घबरा गए। दोनों को लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे समीकरण को तोड़ दिए हैं। वो जातीय समीकरण टूट रहे हैं और भाजपा ने एक ऐसी लहर पैदा की है जिसे हिंदुत्व की लहर कहते हैं। जातियों का बैरियर तोड़ तोड़कर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास फिर भी जो एक बड़ा वोट बैंक है यादवों का, वो यादव अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहे और मायावती को भी लगा कि दलितों में भी जाटव का वोट है जो उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इन दोनों का कॉमन वोट बैंक जो था, यानी मुस्लिमों का वोट, ये कॉमन जो है वही दोनों को नज़दीक लाने में बड़ी भूमिका निभाया। क्योंकि दोनों को लग रहा था कि 2017 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिली है। तो 2019 में इन दोनों के साथ भी कोई समस्या नहीं थी गठबंधन करने की। अगर मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी को देखें तो दोनों को लग रहा था कि अगर चुनाव में हम साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों में से कोई भी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन हो सकता है। विधानसभा चुनाव में एक बड़ी समस्या है, मजबूरी है। अगर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ आते हैं तो किसी एक के लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मायावती ने स्वीकार कर लिया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव से पहले उन्होंने बता दी कि अखिलेश यादव का लीडरशिप ही है भाई, अखिलेश यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर मायावती सीएम बनने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो इसलिए 2019 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उस साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ज़्यादा फायदा मायावती को मिला। इसलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और चुनाव के बाद ही दोनों की जोड़ी टूट गई क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की बारी थी। यानी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें दोनों गठबंधन नहीं कर सकते थे क्योंकि लीडरशिप की प्रॉब्लम थी। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं दोनों के लिए डराने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि हमने गठबंधन तो की, आरएलडी के साथ गठबंधन की, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन की, कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से अपनी तरफ मोड़ा भी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए, भाजपा को छोड़कर, पहले बसपा में थे। लेकिन पूरे ओबीसी के दूसरे जातियों के नेताओं को अपने साथ लाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वो कमज़ोर नहीं कर सके और इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। तो ऐसे में
अब सपा और बसपा को अपनी राजनीतिक जो कैरियर है, जो आगे के भविष्य में इन लोगों के पास विकल्प होगा, उसमें से एक विकल्प है कि फिर से लोकसभा चुनाव में कम से कम गठबंधन करें। और इसीलिए मायावती जो अभी तक अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही थी, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखें तो सारी पार्टियां, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी या दूसरी छोटी पार्टियां थी, सुभाषपा भी, ये विधानसभा चुनाव के समय में गठबंधन की जो पार्टियां थी अखिलेश यादव की या फिर दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ रही थी, वो सारा का सारा टारगेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मायावती उस बीच भी सपा के खिलाफ भी बोल रही थी, न केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इस बीच कुछ स्थितियां बदली है। उस समय समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि मायावती जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई हैं, उनके लिए काम कर रही हैं। तो अब उनको ये सारा बैरियर तोड़ना है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से देखें तो जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, पहले दिन ही अखिलेश ने हंगामा किया, मायावती ने परोक्ष रूप से सपोर्ट किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्रूर नीति का विरोध किया कि आप ये प्रदर्शन को हटा नहीं सकते। भाई प्रदर्शन होगा तो पुलिस और प्रशासन का काम है हटाना। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके लिए तैयार रहें कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटाएगी, लोगों को जो परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही है, आने जाने की समस्या हो रही है, उसका समाधान निकालेगी। ये दोनों ऐसी चीज है जो किसी भी पार्टी को पहले ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मायावती अखिलेश के समर्थन करते हुए दिखे। तो इसका मतलब है कि दोनों में अंदर खाने से कुछ चल रहा है। और ये इसलिए कहा भी जा सकता है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ गठबंधन करने में कोई समस्या नहीं है, और उसी समस्या नहीं होने की वजह से एक गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। राजीव जी, अगर मायावती और अखिलेश साथ आ गए तो बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, चुनौती तो है और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी प्लानिंग बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने, जो भाजपा के नेताओं ने जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में सपा और बसपा दोनों से अलग अलग के साथ साथ एक साथ निपटने की भी तैयारी की थी, क्योंकि उस समय भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अंतिम समय तक आते आते ये दोनों का गठबंधन हो जाए। तो प्लानिंग तो 2017 से पहले भी सपा और बसपा को एक साथ लाकर ही की गई थी। इसलिए भाजपा ने एक नया समीकरण सेट किया। उसमें जो इनके परंपरागत वोटर हैं, सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ यूपी में जाते हैं, वो सवर्ण वोटर तो थे ही। ओबीसी में जो यादव हैं, उनको मान के चला था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कम आएंगे, सपा के साथ जाएंगे, तो इसलिए यादवों के कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया गया था और वहीं पर कुछ यादव के नेता जो थे स्थानीय लेवल पर, उनको काम पर लगाया गया कि जो भी जितना भी हो सके अखिलेश के इस वोट बैंक में सेंधमारी कर लें। लेकिन नन यादव ओबीसी का जो इनका समीकरण भारतीय जनता पार्टी का था, वो पहले से चल रहा था और उसे और मजबूत किया जा रहा है। जो नन यादव ओबीसी जातियां हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, मौर्य हैं, ये बहुत सारी जातियां हैं, लोध हैं, तो ये सारी जातियों के नेताओं को उभारा गया। अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां के स्थानीय नेता को नेतृत्व दिया है और वहां पर जो वो जातियां हमेशा से, चाहे मायावती की सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, वो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते थे कि उनके साथ उनके कोई बड़े नेता को भाव नहीं दिया जा रहा है। अगर अखिलेश यादव की सरकार है तो ऐसा लगता है कि यादव की सरकार है। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम ओबीसी के लिए बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन वो सरकार में एक परसेप्शन होता है कि यादवों की सरकार है। इसलिए जितने रिपोर्ट्स आते हैं, जो भर्तियां होती है, प्रशासन से लेके सामान्य स्तर पर, सब में यादवों को तवज्जो दी जाती है। तो वही स्थिति वहां पर रही। इसलिए भाजपा ने गैर यादव ओबीसी जातियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इसका फायदा हुआ। विधानसभा चुनाव में करीब 85% से ज़्यादा जो गैर यादव ओबीसी जातियां थी, उसके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और इसी तरह मायावती से निपटने के लिए नन जाटव दलित समीकरण पर भाजपा ने काम किया, यानी कि जाटव अगर मायावती के साथ जाते हैं तो उसके अलावा जो दलित जातियां हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश की गई और उसमें भी नेतृत्व उभारा गया।
जिसका परिणाम हुआ कि नन जाटव जो दलित जातियां थी उसका अच्छा खासा वोट मिला और करीब करीब माना जाता है कि 48% से ऊपर वोट इनको मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और रणनीति थी कि जाटव के बीच मायावती की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम रही है, वहाँ भी एक नए नेता की तलाश की जा रही है और मायावती को भी इस बात का डर था, पहले ही मायावती ये बात सोचती रहती थी, इसलिए कोई ज़्यादा दूसरे दलित लीडर को मायावती उभरने देना नहीं चाहती है। जैसे भीमसेना की बात होती है, चंद्रशेखर को भी, जो चंद्रशेखर रावण जो अभी नया नेतृत्व उभरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मायावती बार बार दबाने की कोशिश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं को उभारा अलग अलग क्षेत्रों में, और बेबी रानी मौर्य जैसे हैं आगरा में, तो इन लोगों को जाटव नेताओं को भी उभारा और उसके बाद जाटवों का भी 35% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यानी कि अगर अब पूरे समीकरण को देखा जाए, जिसकी प्लानिंग आगे चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम बनाई जा रही है, उसमें ये पूरी प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में थोड़ा अंतर होता है। विधानसभा चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव, और स्टेट वाली पार्टी जो होती है वो विधानसभा चुनाव पे ज़्यादा जोर देती है। लोकसभा चुनाव पे उतना ज़बरदस्त जोर नहीं दे पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो नेता हैं वो स्टेट लेवल के ही हैं। अब अखिलेश यादव ने जो अभी कुछ समय से रणनीति बनाई है और जिसमें वो बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर यूपी आएंगे तो उनका समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार के लीडरशिप को स्वीकार कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के अंदर या फिर कांग्रेस के बाहर कोई तीसरा मोर्चा होगा। लेकिन अखिलेश यादव कभी भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकते पीएम पद के लिए, उनके कई विरोधी हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा में वोट दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मिला जुला के कांग्रेस की ही सरकार बनेगी अगर इन लोगों की सीटें ज़्यादा आई तो, भारतीय जनता पार्टी हारी तो ऐसे में एंटी कांग्रेस वोट भी जो होते हैं प्रो बीजेपी के अलावा, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों का गठबंधन मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, दोनों का गठबंधन होगा। और पिछली बार 15 सीट इस गठबंधन ने जीते थे, दोनों पार्टियों ने 10 और 5 सीटें। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो स्थितियां बदली है, अखिलेश यादव पूरी तरह से कमजोर हुए हैं, 2 लोकसभा के उपचुनाव हार चुके हैं इस बीच, और वो भी ऐसी जगह पर जहां यादव और साथ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है। रामपुर जैसी जगह पर जहां से आजम खान है, आजमगढ़ में जहां अखिलेश का बिल्कुल अपना वर्चस्व रहा है, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, यादवों का बहुल है, मुसलमान की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ऐसी जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत सकती है, उपचुनाव में जीत दर्ज कर सकती है, तो पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो इन दोनों के साथ आने का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस बार जो 75+ का टारगेट भाजपा ने रखा है, इन दोनों के साथ आने के बाद भी वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम बातचीत के लिए। एकदम से मायावती का अखिलेश के प्रति नर्म रुख अपनाना बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि वो 2019 के बाद से लगातार सपा पर हमलावर रही है। उनका ये समर्थन ऐसे समय में आया है जब अधिकांश पार्टियां 2024 के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर रही हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कट्टर विरोधी दल भी अपने मतभेद और विचारधारा को अलग रख सत्ता के लिए एक हो जाते हैं। इसका बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में बनी महाविकास अघाड़ी और बिहार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में बुआ बबुआ की जोड़ी फिर से साथ आ जाए तो यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। आज के हमारे इस खास शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।